हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस तैयारी पर स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए 8 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। इसे शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये जो करंट अफेयर है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मैं स्टेट्समैन पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा, फिर उसे हिंदी में और इंग्लिश में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं हम। तो पहली जो न्यूज़ है वो है दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है। ये क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई है, एज़ पर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट जो है टू टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फ्राइट व्हीकल्स, इन सब के खरीदने पर 30,000 रुपीज़ देगी और 1.5 लाख रुपीज़ देगी कारें खरीदने पर। बट ये सब कौन से होने चाहिए? ये सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने चाहिए। और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, ये फेम इंडिया में सब्सिडी मिलने के ऊपर की सब्सिडी है। और इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल पे जो टैक्स लगते हैं, जो परचेस में रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, वो सब भी माफ़ कर रही है। तो इस न्यूज़ का मेरा मेन मकसद ये था बताने का कि इसमें जो फेम इंडिया है वो अक्सर यूपीएससी के एग्ज़ाम या फिर आप कह लीजिए कि एसएससी या बैंकिंग के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन इसमें फेम इंडिया है। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के एंड में स्लाइड्स में अलग से बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फूड विजन 2050 का जो प्राइज़ है वो नंदी फाउंडेशन को मिला है। ये फूड विजन 2050 क्या है वो हम देख लेते हैं। ये एक रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा दी गई एक प्राइज़ होती है। इसमें होता ये है कि जो रॉकफेलर फाउंडेशन है वो टॉप 10 विजनरीज जो वर्ल्ड के होते हैं उनको फूड विजन 2050 का प्राइज़ देती है। और इस प्राइज़ की जो प्राइज़ मनी वैल्यू है वो है $2 लाख। और ये इस बार नंदी फाउंडेशन को मिला है। नंदी फाउंडेशन को क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने अपना एक अराकोनॉमिक्स मॉडल जो है अराकू, वार्धा और न्यू दिल्ली में अप्लाई किया था। अब ये अराकोनॉमिक्स मॉडल क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जो मॉडल है ये ABCDEFGH फ्रेमवर्क पर काम करता है। अब इसमें ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी, सी फॉर कंपोस्ट, डी फॉर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, ई फॉर एंटरप्रेनर्स, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर ग्लोबल मार्केट एंड एच फॉर हेड स्टैंड्स। तो इसमें एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया कि अराकू एक जगह होती है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने ये जो अराकोनॉमिक्स से ये अप्लाई किया था, जहाँ पे इन्होंने जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल लेके आए थे, जिसकी हेल्प से वहाँ के जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसका उन्होंने हेल्प किया, उनके लाइवलीहुड में हेल्प किया है। इसके लिए इनको प्राइज़ मिल रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया जो है इस बार कावाकास या कैवकास 2020 जो रशिया में होने वाला है उसमें हिस्सा लेगा। ये रशियन कैवकास 2020 ये क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज होती है जिसमें तीनों सर्विस यानी कि एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी ये तीनों भाग लेते हैं। एंड इसके अलावा जो है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्ट लेंगे। अभी मेंबर्स कौन कौन से होंगे? इसमें चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, इसके अलावा कजाकिस्तान है एंड 8 डिफरेंट मेंबर्स हैं टोटल। वो सबके सब इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। इंडिया की तरफ से भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सोल्जर्स वहाँ पे जाएंगे पार्ट लेने के लिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये एस्ट्रा खान करके एक जगह है रशिया में, वोल्गा नदी के बगल में है। वहाँ पर ही ये एक्सरसाइज होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो भारतीय रेलवे है, जो अपनी इंडियन रेलवे है, वो किसान रेल शुरू करने आ रही है। तो आज यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कंट्री की जो पहली किसान रेल है
उसका उद्घाटन किया है। ये जो ट्रेन है इट विल रन फ्रॉम देवलाली जो नासिक महाराष्ट्र में है टू दानापुर जो बिहार में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कुछ फॉरेन नेशनल्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एयर ट्रैवलिंग पे जो कर्व है उसको हटा दिया है। ये कौन कौन से कंट्री के नेशनल हो सकते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के, यूके के, जर्मनी के एंड फ्रांस के। किस बेसिस पे उनको आने दिया जा रहा है? वो बेसिस है बिजनेस, मेडिकल या एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वो इंडिया आ सकते हैं। और ये किसके अंदर अलाउ किया गया है? ये अलाउ किया गया है अंडर एयर बबल स्कीम। अभी एयर बबल स्कीम क्या है? ये जो स्कीम है ये वंदे भारत जो मिशन इंडिया में चल रहा है जिसमें वी आर ब्रिंगिंग बैक द इंडियन सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड, उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट कुछ नेशनल्स या कुछ कंट्री के नेशनल्स को एयर ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर रही है। इसे हम कहते हैं एयर बबल स्कीम। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है जो ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आई है। अब ये रिपोर्ट में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट ने पहला तो रिकमेंड किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उनके जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं उसके डोमिनेशन पे एक बार उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अदर देन दैट ये जो रिपोर्ट जो लाए हैं वो लाया है विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी ने। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक मिनट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनको कुछ पावर दी जाए ताकि वो ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो चेक कर सके। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसके जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी है उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो भी एड्स आ रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो। इन द फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी पर क्वेश्चन किया जा सके। इसके अलावा एक बार आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, बाकी इसमें ऐसा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उसमें एक रिपोर्ट ये आई है कि जुलाई के महीने में 40% बेनिफिशरीज़ को ग्रेन्स नहीं मिला है। अभी क्यों नहीं मिला है उसके रीज़न्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो रीज़न ये है कि कुछ जो स्टेट्स होते हैं जो ये स्कीम को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर होता ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ग्रेन्स का वो बाई मंथली जो ट्राई मंथली करते हैं। तो अभी उनका वो साइकिल नहीं शुरू हुआ है जुलाई में, इसीलिए कुछ स्टेट्स में अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं हुए हैं। सेकेंडली ये है कुछ स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने सेंटर के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है। इसके अलावा एक बात आप और याद कर लीजिए कि ये जो योजना है किस लिए है। ये योजना सेंटर ने कोविड-19 के चलते जो महामारी चल रही है उसके चलते जो गरीब लोग हैं जिनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है उनके लिए शुरू किया है। इसके अंदर जो है वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन या फ्री भोजन दिया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा ताकि वो कोविड-19 में सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैक्सीन बनाने की कोशिश चालू है। एवरी कंट्री इज़ इन द रेस ऑफ मेकिंग वैक्सीन। तो इसमें हमारे इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके है एक कंपनी, ये भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। और अभी इसने गावी, द वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, एक पार्टनरशिप किया है जिसके अंदर ये 100 मिलियन डोसेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में बनाएंगे। और ये जो 100 मिलियन डोसेज बनेंगे ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इस
पार्टनरशिप के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं दे विल प्रोवाइड $150 मिलियन टू गावी, जो ये पैसा सेरम इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल जो है सेरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका एंड नोवावैक्स की जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए भी करेंगी। और सेरम इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि पर वैक्सीन जो डोज का जो कॉस्ट होगा वो $3 से ऊपर नहीं होगा। और एक चीज़ आप और याद कर लीजिए, ये बैंकिंग एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। बैंकिंग में हो गया या फिर MBA के एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे ZAT हो गया, IFFT हो गया, उसके अंदर भी सब काफ़ी आता है कि SII का CEO कौन है। तो वो है अदार पूनावाला। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि पार्टनरशिप किस किस के साथ की गई है, जो कि है गावी, द वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये एक अलग से जो सेगमेंट है मैंने ऐड किया है, ये वो लोग हैं जिनका नाम न्यूज़पेपर में यूजुअली मेंशन होता है, जो आंखों के सामने होते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं। इसके ऊपर भी बैंकिंग के एग्ज़ाम में या फिर छोटे जो ग्रुप B या ग्रुप C के एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें भी इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए मैंने ये इंक्लूड किया है। तो पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम सबको पता है शरद ए बोबड़े हैं। वो अभी हमारे करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा MDA एंड CEO ऑफ डालमर इंडिया कमर्शियल व्हीकल, वो हैं सत्यकाम आर्या। उसके अलावा पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह में उनको बुलाते हैं। उसके अलावा NGT के चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अब ये NGT क्या है, ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये याद रखिएगा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं कि NGT के चेयरपर्सन कौन है, तो वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि हमारे नए कैग चीफ बने हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हैं GC मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके अलावा राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कालराज मिश्र। ये याद रखिएगा कालराज मिश्र, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी पॉलिटिकल उलटफेर चालू है, तो उसमें नाम काफ़ी आता है। उसके अलावा हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। एंड वन मोर थी, ये जो लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है माइकल ऑन। लेबनान जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पे भी रिसेंटली में एक ब्लास्ट हुआ था, तो ये भी ये नाम याद रखिएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, हो सकता है बैंकिंग के एग्ज़ाम में या फिर UPSC के प्री में या फिर SSC में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सके, आ भी सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़, इसमें दो ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि US ने हांगकांग लीडर कैरी लैम पर सैंक्शन लगा दिया है। ये हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और ये क्यों लगाया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर जो पुलिस जो ब्रुटैलिटी कर रही है उसके पीछे कैरी लैम का सपोर्ट है। और कैरी लैम की वजह से ये सब हो रहा है, और वो चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रही हैं, जिसके कारण हांगकांग के जो डेमोक्रेसी पे असर पड़ रहा है। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि हांगकांग की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम क्या है, तो दैट इज़ कैरी लैम। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। US ने टिकटॉक और WeChat पर बैन लगा दिया है। अब ये बैन कैसे लगाया वो हम देख लेते हैं। तो US के डोनाल्ड प्रेसिडेंट ने जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर इन्होंने टिकटॉक और WeChat पर बैन लगा दिया है। टिकटॉक जो है वो एक वीडियो शेयरिंग ऐप है एंड द WeChat इज़ अ मैसेजिंग सर्विस ऐप। ये याद रखिएगा, WeChat एंड टिकटॉक। अब ये न्यूज़ मैंने इसमें क्यों डाला है, इसका कारण ये है कि कभी कभी एग्ज़ाम में इन सब ऐप्स की कंपनियां पूछ लेते हैं, जैसे कि IFFT हो गया, ZAT हो गया, SSC हो गया, वो इन सब में इन सब के पेरेंट्स कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे WeChat जो मैसेजिंग ऐप है उसकी जो ओनर है वो है टेंसेंट, एंड सिमिलरली जो बाइटडैंक्स जो है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। एंड एक चीज़ और है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आया है
वो इफ़ेक्टिव होगा 45 डेज़ के बाद। आफ्टर 45 डेज़ इट विल बी इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें 2-3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी करेंटली श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो गोटाबाया राजपक्सा हैं, और उनकी जो पार्टी है वो है SLPP, और इसका फुल फॉर्म है श्रीलंका पोदुजना पेरामनु। और ये पार्टी इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुमत से जीत गई है। एंड इस पार्टी के जो सीट्स आए हैं वो हैं 145 सीट्स। श्रीलंका के पार्लियामेंट जो सीट्स होती हैं, लेजिस्लेचर में जो सीट होती है वो 225 होती है, उसमें से 145 सीट्स SLPP को मिला है। एंड उनके कुछ कोलिशंस हैं और उनको मिला के दे हैव नाउ मोर देन 150 सीट। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इफ़ दे वांट टू चेंज एनीथिंग दे नीड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3, यानी कि 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। अभी 2/3 की मेजॉरिटी इस बार इस पार्टी को मिल चुकी है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पार्टी का कुछ गोल था, दे वांटेड टू चेंज समथिंग विच इज़ 19th अमेंडमेंट एंड 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। अभी 19th अमेंडमेंट क्या है? ये एक लेजिस्लेशन है जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो टेन्योर है और जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको कम कर दिया गया था 19th अमेंडमेंट के थ्रू। और एक और है 13th अमेंडमेंट जिसके थ्रू श्रीलंका में जो पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव जो पावर है उसको डिवॉल्व किया गया था बिटवीन सिन्हलीज एंड तमिलियंस। तो अगर ये 19th अमेंडमेंट और 13th अमेंडमेंट चेंज किया जाता है तो फिर से श्रीलंका में जो है प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाएगी। और सेकंड थिंग, जो पावर का डिवोल्यूशन किया गया था, जो पावर का बंटवारा किया गया था बिटवीन तमिलियंस एंड सिन्हलीज, वो फिर से डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो असर है वो इंडिया के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन है उस पर पड़ सकता है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो RBI ने एक पैनल सेट किया है जो ये डिसाइड करेगा कि जो स्ट्रेस लोन है उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके नॉर्म्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द नॉर्म्स फॉर द स्ट्रेस लोन रिजोल्यूशन। तो ये जो कमेटी है इसके जो चेयरमैन है, द चेयरमैन विल बी KV कामत। और इसके अलावा इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, along with Ashwin Parekh as a strategy advisor and Sunil Mehta as a member secretary। ठीक है, तो KV कामत हो गया चेयरमैन, प्लस मेंबर्स हो गए दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, अश्विन पारेख एज ए स्ट्रेटेजी एडवाइज़र एंड सुनील मेहता एज ए मेंबर सेक्रेटरी। और इनका जो हेड क्वार्टर होगा, जो सेक्रेटरीट होगा वो होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन का सेक्रेटरीट, वहीं पे ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। NCAER का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें जो कस्टमर्स का जो सेंटिमेंट है वो कम हो गया है एंड दे हैव मार्क्ड इट एट 46.4, जो पहले 60 था अब वो 46.4 हो गया है। मतलब जो बिजनेस का जो सेंटिमेंट है अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्री वो कम हो गया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिना एंड कीकी बर्टन्स, ये US ओपन जो टेनिस का मैच होने वाला था US ओपन, उससे इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एक और न्यूज़ जो है ICC का ये हुआ था, मीटिंग हुआ था एंड अंडर दैट मीटिंग दे हैव डिसाइडेड कि जो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। सो ये याद रख लीजिएगा, 2021 का जो वर्ल्ड कप है T20 वो इंडिया में होगा और 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो इस साल होने था जो पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू कोविड-19 वो अब 2022 में होगा। प्लस ICC बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि वुमेंस ODI वर्ल्ड कप जो होने वाला था अभी रिसेंटली वो अब आगे बढ़ के 2021 यानी कि 2021 या 2022 में होगा। इस बार उसको पोस्टपोन कर दिया गया है।
आगे हम बढ़ते हैं, एक एनवायरनमेंट की न्यूज़ है, एक ही है, मुझे लगा कि इसे ऐड करना चाहिए क्योंकि कह लीजिए कि मेंस में आ सकता है। इसमें से साइंटिफिक या जो साइंटिफिक नेम है लेपर्ड का वो आपसे पूछ सकते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में, नहीं तो एसएससी में, नहीं तो एमबी के एग्ज़ाम्स में, नहीं तो जो ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं कभी कभी। तो वो हम देख लेते हैं। तो ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है। वो रिपोर्ट का नाम क्या है वो आप याद कर लीजिएगा, स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। काफ़ी बड़ा नाम है, याद कर लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा इस रिपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो लेपर्ड का जो सबसे ज़्यादा पोचिंग होता है वो उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हो रहा है। अभी पोचिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि लेपर्ड के स्किन्स एंड उसके बोन्स की काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे इसको इन मेडिसिन यूज़ करते हैं। प्लस एक चीज़ आप और याद रख लीजिएगा कि जो कॉमन लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरस और पार्डुस फुस्का। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉमन लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये जो करंट अफेयर आज था उससे मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके आगे जो मैंने ऐड किया है ये आप समझ लीजिए कि जो हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के एंड में जो चॉकलेट मिलता है ना, ये वही है। ये एक अलग सा न्यूज़ है जो मैंने अलग से ऐड किया है। इसको मैंने क्यों ऐड किया वो मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे स्कीम या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे कुछ नया नाम आ जाते हैं जिनका एज अ न्यूज़ तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट ऑन द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब स्कीम्स लिख के वो न्यूज़ आगे बढ़ गई, लेकिन वो जो स्कीम है वो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, स्पेशली बैंकिंग में, नाबार्ड में तो पक्का पूछेंगे, प्लस IIFT जैट में भी कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वो स्कीम्स मैंने ऐड की है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आगे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली स्कीम हम देख लेते हैं। पहला मिशन वंदे भारत मिशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और हमारे कई इंडियन सिटीजन्स फॉरेन कंट्री फंसे हुए हैं, तो उनको इंडिया लाने के लिए जो एक मिशन चालू किया गया है उससे बोलते हैं वंदे भारत मिशन। अब ये वंदे भारत मिशन जो है ये 64 फ्लाइट्स ऑपरेट कर चुका है, और ये जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है अभी भी चालू है, आगे भी चलेगा। ये फेज्ड मैनर में होगा, बाहर से अपने इंडियन सिटीजन लाए जाएंगे, और जैसे ही ये वंदे भारत मिशन ख़त्म होता है वैसे ही ये इट विल बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन। और ये जो वंदे भारत मिशन है ये इसमें एक्टिव पार्ट एयर इंडिया ले रहा था, अब बाकी एयरलाइंस भी ले रही हैं, तो याद रखिएगा वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्कीम पे, फेम इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, तो हम वो देख लेते हैं। फेम इंडिया का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो उसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने 2015 में, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इको फ्रेंडली व्हीकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि फेम इंडिया जो स्कीम है वो स्कीम किस चीज़ की है, तो ऑप्शन आ सकता है गैस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, या फिर वर्किंग स्कीम है, या फिर फूड पॉलिसी की स्कीम है, कुछ भी ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो उसमें आपको टिक करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम है ये। अब इसमें 2 फेज़ थे। एक फेज़ जो था वो 2015 से लेके मार्च 31 2019 तक चला, और अभी जो चल रहा है वो सेकंड फेज़ चल रहा है, विच स्टार्टेड इन अप्रैल 1 2019, और ये चलेगा अप टू मार्च 31 2022। और ये जो फेम इंडिया है इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान। एंड अगेन अब अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइज। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा जो हम कहते हैं न्यूज़ में, ये काफ़ी आता है, काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा पेपर में, बट ये है क्या वो एक बार आप देख लीजिए। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, ये एक एक्ट के अंदर जो 2005 में आया था उसके अंदर शुरुआत की गई थी। ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक लीगल गारंटी है किस चीज़ के लिए, फॉर द वेज एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ लीगल गारंटी फॉर अ वेज एम्प्लॉयमेंट और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इसका मेन मकसद है पॉवर्टी को एलिवेट करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। इस स्कीम में एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि ये स्कीम में कितने डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो याद रखिएगा 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट एक साल में देना ज़रूरी है, और हर घर में जो भी मनरेगा में रजिस्टर करेंगे। और इसका मेन टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, साथ साथ में जो रूरल एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वहाँ पे एसेट भी क्रिएट किए जाए। तो ये याद रखिएगा कि मनरेगा स्कीम कब आई थी, वो आई थी 2005 में, और इसमें कितने दिन का काम दिया जाता है, वो है 100 डेज़ का। ये याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले मिशन या स्कीम की तरफ, वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, इसको हम आजीविका भी कहते हैं, और इसे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इट वाज लॉन्च इन 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। वो अब याद रखिएगा किसकी मदद से लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन टारगेट ही था कि हर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ाई जाए और उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा इसको जो है इसका नाम बदल दिया गया, अब इसको हम कहते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो नाम बदला गया था वो नवंबर 2015 में बदला गया था, तो अभी इसका नाम है DAYNRLM। ठीक है, ये तो इसके ऊपर एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, या फिर किस बैंक की मदद से ये स्कीम लाया गया था, या फिर कौन से ईयर में आया था स्कीम। ये ईयर बहुत पूछते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, SSC में काफ़ी आता है, MPSC स्टेट सर्विस में भी काफ़ी पूछते हैं। आगे चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। एक और योजना है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए है, ये है पुअर लोअर सेक्शन और जो सोसाइटी है उनके लिए है, और ये जो डिसाइड करेंगे कि कौन पुअर है कौन नहीं है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द उनके पास जो आधार के डेटा होते हैं, उस आधार के डेटा के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। एंड इसके अंडर जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, दो नहीं तीन हैं। एक तो है पहला कि ये क्या है, ये है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा एक कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2018 में। और तीसरा ये बहुत पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि इसमें कितने अमाउंट का इंश्योरेंस मिलता है। तो पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है पर ईयर, और इस मनी से सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसकी मदद से इसका इलाज जो इंश्योरर है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिनको इंश्योरेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हॉस्पिटल्स में इससे पैसा इसका पैसा यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। अब ये PM सम्मान जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये क्या है, PM किसान जिसे हम कहते हैं, ये पहला एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, वो है ये है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब 100% फंड जो पैसा आएगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, स्टेट का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरा, ये कब से ऑपरेशन हुआ है, एग्ज़ाम में बहुत आता है, कई बार पूछ चुका है। तो ये ऑपरेशन हुआ है, इट इज़ इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। एंड इसमें होता ये है कि 6,000 रुपीज़ पे किया जाएगा। कैसे पे किया जाएगा, 2,000 के इंस्टॉलमेंट में, यानी कि साल में 3 बार 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये किन को दिए जाएंगे, उन फैमिलीज़ को जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी आते हैं,
जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, उनको ये पैसा दिया जाएगा। और ये पैसा कैसे दिया जाएगा? डायरेक्टली उनके अकाउंट में ये पैसा सबमिट किया जाएगा। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इट वाज लॉन्च्ड इन 25 जुलाई 2015। प्लस इस स्कीम का मेन मकसद है रूरल एरिया में 24/7 पावर सप्लाई देना। और ये जो स्कीम है इसके अंडर ही एक पुरानी स्कीम चल रही थी, इसके पहले चल रही थी, वो सबस्यूम हो गई है। वो स्कीम थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। प्लस इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम के काफ़ी MCQs में भी ये ऑब्जेक्टिव लिख के आता है, वो है टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिफिकेशन टू ऑल विलेजेस। प्लस इसमें एक क्वेश्चन और बहुत एग्ज़ाम में बनता है, वो ये है कि इसमें इसकी ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है, इसका अमाउंट कितना है, इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, तो वो है 76,000 करोड़ रुपीज़। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये भी पहले स्कीम जैसा ही है, बट एक ही फ़र्क है कि जो पहला स्कीम था, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, दिस वाज ओनली फॉर रूरल एरिया। बट प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दिस इज़ फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। इस स्कीम को सौभाग्य भी बोलते हैं। और इस स्कीम के लिए 16,320 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं। एंड इसमें जिनके घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा उसका डिसीजन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बेसिस पे लिया जाएगा। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा, वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एंड नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं हम। ये आज की लास्ट स्कीम है ई-नैम। ई-नैम कोई स्कीम नहीं है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। किस चीज़ का पोर्टल है? दिस इज़ अ पोर्टल जहाँ पे जितनी मंडीज़ हैं इंडिया में, ये मंडीज़ वो होती हैं जहाँ पर किसान जो है अपनी पैदावार या अपने जो उनके जो क्रॉप्स हैं, जो पल्सेस हो गए या फिर शुगर केन हो गया, इट कैन बी एनीथिंग, उसको वहाँ ले जाकर सेल करते हैं। तो ई-नैम में क्या किया है कि सारी मंडियों को इंटीग्रेट कर दिया है और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और इसमें होता ये है कि जो फार्मर है वो अपनी प्रोड्यूस का डायरेक्टली ऑनलाइन बेच सकता है। मतलब पंजाब का फार्मर पहले तो पंजाब की मंडी में अपना सामान बेचता था, लेकिन अब वो अपना सामान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि आसाम में भी सेल कर सकता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पहले किसान को जो एक्सपोजर था जो पंजाब तक ही था, वो अब ऑल इंडिया हो गया है। तो इससे क्या है, दे कैन गेट अ गुड कॉस्ट फॉर देयर प्रोड्यूस। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो डेली लेके आऊँगा और डेली मैं आपको अपडेट्स दूंगा। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा में जो पॉइंट्स है, जो स्कीम्स है, जो यूजुअली न्यूज़पेपर में रहता है लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसे भी मैं इसमें कवर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए एंड हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग तक भी ये वीडियोस पहुँचे। एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।